जिसमें है 0 से लेके 1 तक का ये लिमिट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है sec x और अपॉन में x यहाँ लिखा है dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये द्वितीय प्रकार का है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज की बात करें, लिमिट की बात करें, तो लिमिट जो है फाइनाइट लिमिट है, इसलिए फाइनाइट लिमिट तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन फाइनाइट लिमिट पे ये बॉन्डेड है या नहीं। यदि बॉन्डेड हो जाता है तो ये जो है वो सीधा क्या बन जाएगा, उचित समाकल, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। फाइनाइट लिमिट के साथ साथ बॉन्डेड होना वो क्या बन जाता है, हमारा उचित समाकल या प्रॉपर इंटीग्रल बन जाती है। लेकिन बॉन्डेड ना होना क्या बताएगा, है ना, जैसे कि बॉन्डेड नहीं होता तो उस केस में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है, जब लिमिट जो है इनफाइनाइट दिया गया हो, कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट दिया गया हो तो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए पहले तो हम लिमिट निकाल के चेक करेंगे। वैसे भी वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फाइनाइट लिमिट आएगा, तो 1 पे पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, लिमिट पुट करके देखनी है कि x टेंड्स टू 0 पे sec x अपॉन x इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या होगी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो समझना है, जैसे कि वैल्यू में पुट करता है यहाँ पे, तो sec x अपॉन x ये आता, तो sec x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, है ना। जैसे कि 0 पुट करोगे आप, यहाँ पे 0 पुट करते तो क्या मिलेगा, तो ये ऊपर में मिलेगा sec 0 और नीचे मिलेगा 0, तो sec 0 का मान 1 और 0, तो 1 अपॉन 0। ठीक है ना, तो 1 अपॉन 0 मिलने वाला है, तो 1 अपॉन 0 का मान होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि sec x अपॉन x जो है वो अनबॉन्डेड फंक्शन है। ठीक है, अनबॉन्डेड है मतलब अपरिवर्त फलन है। ठीक है ना, तो अपरिवर्त होना चाहिए, अनबॉन्डेड होना चाहिए और लिमिट फाइनाइट होना चाहिए। उस केस में ये जो इंटीग्रल i का जो मान है उस i को हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये जो i है वो कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर है, विषम समाकल है। क्या है भाई, विषम है। ठीक है, विषम समाकल है ना। तो चेक करनी पड़ती है कि पहले विषम समाकल है या नहीं। यदि विषम समाकल है तभी तो हमको कन्वर्जेंस की चेक करनी पड़ेगी। यदि उचित समाकल या क्या बन जाता है, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है, तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट रहता है। तो हम जो यहाँ पे चेक किए, तो चेक करने के बाद हमको मिला ये अनबाउंडेड फंक्शन है, और अनबाउंडेड फंक्शन और फाइनाइट लिमिट पे ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल या विषम समाकल। ठीक है, अब विषम समाकल के बाद में, अब यदि ये विषम समाकल है तो अब कैसे चेक करेंगे कि आने वाले जो क्वेश्चन होगा उसमें हम किस तरीके से इसकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की चेक करने वाले हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, इस फंक्शन को मान लेते हैं ये फाई ऑफ x है। ये फंक्शन क्या है, फाई ऑफ x अपॉन x है। अब ये फंक्शन किसी चीज से छोटा है या बड़ा है वो चेक करने वाले हैं। तो पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉड फंक्शन लेंगे तो मॉड फंक्शन हमको मिलेगा sec x और अपॉन में x। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसको मैं sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos के रूप में, तो ये cos x और इनटू में भी x रहेगा। ठीक है, ध्यान दिया जाए तो हमेशा cos x का मान 1 से छोटा या बराबर होता है, तो ये जो है इक्वलिटी को सॉल्व करेगा, मतलब लेस देन और इक्वल ही रहेगा और x बच जाएगा। इसका मान मैंने 1 रख दिया, समझो लेस देन और इक्वल इक्वलिटी साइन को यूज कर लिया और इसका मान मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 1/x बच गया। ठीक है, अब 1/x जो बचा है उस पे हम ध्यान देंगे। 1/x हो और 1/x होने के बाद में आप चेक करेंगे 0 to 1 और 1/x dx के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, 0 to 1 1/x dx के बारे में हम चेक करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा कि हमने एक फॉर्म पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, वो है dx है और यहाँ पे है x माइनस a है और यहाँ a से b लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पावर में n है और dx है।
ये जो है वो n लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हमने प्रूव किया हुआ है और n ग्रेटर देन आर इक्वल 1 पे डाइवर्जेंस प्रूव किया हुआ है। थोड़ा सा चेंजेस है, जो पहले पढ़ते थे उससे चेंजेस है। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है फाइनाइट है। पहले जब पढ़ते थे उसमें लिमिट इनफाइनाइट होता था तो x n ग्रेटर देन 1 पे वो क्या होता था, कन्वर्जेंट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनाइट लिमिट है और ये जो है इस इंटरवल पे अनबाउंडेड है। तो सेम इसी के जैसा है। कैसे? देखिए x की वैल्यू, x में से 0 को माइनस कर दीजिए, a की जगह में 0 है, ठीक है, फिर b की जगह में 1 है, ठीक है, पावर में हम लिखेंगे n की जगह में क्या है, 1 है। तो n को आप चेक करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 से, इस थ्योरम से हम n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये इंटीग्रल जो है, जिसको हम नाम दे रहे हैं इंटीग्रल, जिसको f ऑफ x हम नाम ले देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x नाम देते हैं। इस इंटीग्रल का मान 0 to 1 है, यहाँ पे dx लिखे, 0 to 1 dx। ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट किस लिए है, क्यों है, इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि n का मान 1 हो जाने पर ये डाइवर्जेंट हो जाता है और लेस देन होता तभी बस कन्वर्जेंट होता। तो यहाँ पे n का मान तो 1 ही है, पावर में तो 1 है ना, इसलिए ये क्या बन गया है, कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ डाइवर्जेंट हो जाता है, x के पावर 1 की वजह से ये क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। अब देखिए ध्यान दिया जाए, ये डाइवर्जेंट है ना, तो ये डाइवर्जेंट है और हमारा फाई ऑफ x की बारे में बात करें तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये जो होगा इक्वलिटी लेस देन आर इक्वल जो वाला होगा उस पर थोड़ा ध्यान देना, ये ग्रेटर देन आर इक्वल आएगा। अब ये क्यों आएगा थोड़ा समझिएगा। जैसे कि मॉड ऑफ cos x का जो मान होगा, जैसे 1 होता है, लेस देन में 1 होता है, लेकिन 1 बाई लिखा जाए तो क्या होगा, इसको नीचे लाओ तो 1 के अपॉन में लेस देन 1 बाई मॉड ऑफ cos x लिखा है। मतलब क्या होगा, साइन चेंजेस मिलेगा, ठीक है ना, साइन चेंज मिल जाएगा। देखो ये बड़ा हो गया इससे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा 1 से तो आप इसको थोड़ा देखें तो साइन चेंज मिलेगा, मतलब लेस देन आर इक्वल जो होगा वो ग्रेटर देन बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू बड़ा होगा किससे, 1 बाई x से, मतलब 1 बाई cos x वाला जो होगा बड़ा होगा, 1 बाई cos x वाला बड़ा होगा किससे, 1 से। तो इसके जगह मैं 1 लिखूंगा ना तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला, 1 अपॉन मॉड ऑफ cos x इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 1 से। तो इसके जब 1 पुट करूंगा ना तो ये वैल्यू जो ये वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, ये वैल्यू 1 से बड़ा है। तो ये चीज हमको मिला। अब हम लिख लिए, अब ये क्या है, डाइवर्जेंट मिल गया, अभी हमने चेक किया तो ये डाइवर्जेंट है और ये उससे बड़ा वैल्यू, छोटा वाला डाइवर्जेंट है और बड़ा वाला भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। तो आप यहां से लिखेंगे तुलना परीक्षण से, ठीक है, तुलना परीक्षण से या बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, जब कोई छोटा वैल्यू जो है डाइवर्जेंट होता है तो उससे भी बड़ा वैल्यू भी डाइवर्जेंट होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 to 1 फाई ऑफ x dx भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और जहां फाई ऑफ x क्या है, sec x अपॉन में x dx है, तो यह क्या है, एक डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 1 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 और 1 प्लस x टू द पावर होल पावर में यहाँ पे क्या है, नहीं x का पावर में ही है 2, ठीक है, ये dx है। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या करनी है, चेक करनी है कि ये जो है कन्वर्जेंट है तो कहाँ पे है, या डाइवर्जेंट है तो कैसे है, ठीक है। तो ये चेक करनी है हमें। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, ये इसकी जो परिमित रेंज जो है वो क्या है, परिमित है, मतलब लिमिट परिमित है या फिर फाइनाइट है। तो लिमिट यदि फाइनाइट होता है तो उस केस में दो चीजें हो सकती है कि या तो ये इम्प्रॉपर होगा, है ना, या तो यह जो होगा प्रॉपर होगा।
तो प्रॉपर होगा तो कब होगा? प्रॉपर तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करता हो। यदि x टेंस टू 0 रखूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 रख देता हूँ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 लिखाएगा और 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की वजह से ये क्या मिलेगा मेरे को, ये होगा आपका अनबॉन्डेड मिल जाएगा। हमारा x टेंस टू 0 पर ये क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिट आएगा। मतलब ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है 1/x⁴ 1 प्लस x², ये क्या है, अपरिबद्ध होगा या फिर क्या रहेगा, अनबॉन्डेड मिलेगा। ये क्या मिलेगा, अनबॉन्डेड फंक्शन हमको मिलेगा। अब ये अनबॉन्डेड है और ये जो है लिमिट क्या है, 0 to 1 फाइनाइट लिमिट है, इसलिए ये जो होगा वो सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड होगा ये, ठीक है। मतलब द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है भाई, सेकेंड काइंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात तो ये, इसको हम मान लेंगे ये फाई ऑफ एक्स है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए है ना, तो इसको हम मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स, और इस पे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो फाई ऑफ एक्स का मॉडुलस वाला अप्लाई भी कर सकते हो, और दूसरा आप एक और चीज अप्लाई कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स भी चुन सकते हो। एफ ऑफ एक्स कैसे चुनेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू चुन रहे हैं उसको हम चुन रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस x² है करके, है ना। ऐसा चुनने का मतलब ये होता है कि इससे छोटा वैल्यू कोई हम एग्जिस्ट करा सकते हैं क्या, ऐसा चुन रहे हैं, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, यदि मैं इसका मॉडुलस लेता, मॉड ऑफ लिखता, तो ये लेस देन और इक्वल होता किसके, एफ ऑफ एक्स से। अब ये क्यों होता, क्या कारण है इसके लेस देन और इक्वल होने का, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि आप क्या करते हैं, इसकी इस वैल्यू की बात करें तो इस वैल्यू में 0 से 1 का बीच का नंबर में रख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस x² वाला टर्म्स ही रहेगा। जैसे ही आप मान लीजिए 1/2 रखते हो, है ना, x की वैल्यू 1 जैसे 0 और 1 के बीच में 1 ही रख देते हैं सपोज, तो यहाँ 1 आएगा, और 1 रखने से यहाँ पे 1 प्लस x² आएगा, तो इक्वलिटी वाला साइन तो होल्ड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब आप क्या करेंगे, इस जगह में 1 रखेंगे और इस जगह में 1 रखेंगे, तो जो भी आएगा वो इसके भी इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 2 बने, 1/2 मिलेगा, यहाँ भी 1/2 मिलेगा, तो इक्वलिटी तो होल्ड अप हो रही है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, एक बार और कोई अन्य वैल्यू रख के चेक कीजिए कि x की जगह में और कोई दूसरा वैल्यू रखते हैं 0 और 1 के बीच का। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 2 रखता हूं, सपोज मैं क्या रख देता हूं, 2 रखता हूं, तो 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, तो 1/2 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या ये छोटा होगा 1 प्लस 4 से, ठीक है, तो ये चेक करनी है, ये छोटा होगा या ये छोटा होगा, ठीक है। तो इससे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये 1/5 तो कट जाएगा, समझो ये 1/5 कट गया, तो बचेगा कौन, 1/2 टू द पावर 1/3 और अपॉन में 1 ये बचा रहेगा, और जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, छोटा है ही, है ना। तो 1 से छोटा होगा कौन, 1/2 टू द पावर 1/3। तो इससे समझ में आ रहा है कि इसका मॉडुलस जो होगा वो इस फंक्शन से छोटा ही होगा, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आया कि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया। अब हमको चेक करनी कि ये एफ ऑफ एक्स जो है क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ये चेक करनी है। तो इस एफ ऑफ एक्स की कन्वर्जेंट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सिंपल सा इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 0 to 1 dx और 1 प्लस x², ये एक प्रकार का उचित समाकल है। उचित समाकल है क्यों है भाई, प्रॉपर इंटीग्रल है। ये प्रॉपर इंटीग्रल है क्यों है बताइए, क्यों इसलिए है क्योंकि आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइनाइट मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी फाइनाइट मिलेगा।
तो फाइनाइट मिल रहा है, मतलब ये जो समाकल है वो बॉन्डेड है और लिमिट जो है वो परिमित है। तो उस केस में ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, उचित समाकल है या प्रॉपर इंटीग्रल है। तो प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट होते हैं। तो ये क्या होगा, अभिसारी होगा और कन्वर्जेंट होगा। तो ये क्या है, जो f ऑफ x वाला जो है वो कन्वर्जेंट हो चुका है, ठीक है, ये क्या हो गया है, f ऑफ x वाला जो टर्म्स होगा वो कन्वर्जेंट है। बट यहाँ पे हमको क्या प्रूव करनी है, अब चेक करनी है एक चीज और को, जैसे कि आप यहाँ पे ये तो कन्वर्जेंट है, अब इससे छोटी वाले टर्म्स की बात करेंगे, ये वाला जो टर्म्स है। तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, बड़ा कन्वर्जेंट हो तो उससे छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होता है ना। ये बड़ा जो है कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा वाला भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तुलना परीक्षण से, है ना, तुलना परीक्षण से आप लिख सकते हैं, तुलना परीक्षण से ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट है, मतलब f ऑफ x वाला जो कन्वर्जेंट है तो फाई ऑफ x वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से आप तुलना परीक्षण से यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to 1 dx या फिर फाई ऑफ x dx जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये भी तरीका है कन्वर्जेंट चेक करने की। एक चीज और आती है, देखिए f ऑफ x यही क्यों चुना, आप 1/x⁴ भी तो चुन सकते हैं, तो हाँ ये भी चुन सकते हैं। यदि हम f ऑफ x 1/x⁴ भी चुनते हैं, 1/3 भी चुनते हैं, तब भी सेटिस्फाई होगा। अब क्यों होगा वो भी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आपने इसको कन्वर्जन तो प्रूव कर लिया है, यदि आप इसको चुनते तो क्या होता, उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि ये नहीं रहते, इसको हमने नहीं चुना होता, तो हम लिखते f ऑफ x 1/x⁴ लिखते, ठीक है। इसको हम f ऑफ x चुनेंगे। यदि इसको हम f ऑफ x चुनते हैं तो भी मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करके ये वाला जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 के अपॉन में बड़ा वैल्यू रहेगा और इसकी वैल्यू जो है 1 के अपॉन में कुछ छोटा वैल्यू रहेगा, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। जैसे ये 1/5 मिलेगा तो ये 1 ही मिलेगा। जैसे आप x की वैल्यू 1 रख के चेक करो तो 1/2 मिलेगा और इधर 1 मिलेगा, और 1/2 ऑलवेज इज लेस देन होगा 1 से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये वैल्यू बड़ा होगा इससे। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि फाई ऑफ x का मॉड लेस देन आर इक्वल होगा f ऑफ x से, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसकी कन्वर्जन की चेक करेंगे, इसकी कन्वर्जन को। तो इसके कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 to 1 लिखेंगे, dx लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x पावर में 1/3, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है और वो थ्योरम है क्या, 0 to 1 जो कि a to b लिखते हैं, dx x माइनस a to the पावर में n और dx, ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम n ग्रेटर देन 1 लिखें तो n लेस देन 1 लिखें तो ये कन्वर्जेंट होगा या अभिसारी होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट होगा कब, जब n लेस देन 1 हो। तो सेम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसी के जैसा दिखेगा। देखो a के जगह में आपका क्या है, 0 है और b के जगह में यहाँ 1 है और x माइनस 0 में लिख सकता हूँ, इसको x माइनस 0 लिख सकता हूँ, पावर में n की जगह में 1/3 है। तो आप इसको चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है 1/3 इस टेस्ट से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको n is equals to 1/3 which is less than or equals to less than 1, so less than 1 है, इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 to 1 dx जो होगा x to the power 1/3 क्या है, ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो इससे क्या पता चलेगा, देखिए ये बड़ा वैल्यू कन्वर्जेंट है तो ये छोटा भी कन्वर्जेंट होगा, इसलिए फिर वही बात आएगी, तुलना परीक्षण से आप क्या लिख सकते हैं, इसकी कन्वर्जन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 0 to 1 फाई ऑफ x dx जिसका मान है 0 to 1 x to the power 1/3 प्लस 1 प्लस x² dx भी क्या होगा, अभिसारी होगा या फिर ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इस उदाहरण नंबर 4 में है 0 to 1 dx x to the power 1/2 और 1 minus x to the power 1/3।
तो इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आपका जो सीमा है, लिमिट जो है वो क्या है, 0 से 1 है, फाइनाइट है। अब वैल्यू हम पुट करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये जो इंटीग्रल है, जैसे मैं इसको फाई ऑफ x मान रहा हूँ तो ये भी इनफाइनाइट मिलेगा 0 पुट करूंगा तो, और लिमिट यदि मैं क्या करता हूँ x टेंड्स टू 1 रखता हूँ फाई ऑफ x में, मतलब इसी वैल्यू में, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये भी इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 मतलब 0 होगा, और 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या है, अपरिवर्त है, ठीक है, मतलब अनबॉन्डेड है। जो हमारे फाई ऑफ x है, यदि हम इसको फाई ऑफ x चुन रहे हैं तो ये क्या होगा, अनबॉन्डेड है या अपरिवर्त है, कहां पे, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कैसे दो तरीके से, आपको x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करना पड़ेगा ये जो है कन्वर्जेंट है या नहीं, और x इज इक्वल टू आपको 1 पे भी चेक करनी पड़ेगा ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो दोनों के हिसाब से आपको काम करने हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे कि 0 से लेके a लिखेंगे, dx लिखेंगे x टू द पावर 1/2, 1 माइनस x टू द पावर 1/3, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, a से लेके 1 लिखेंगे, dx से करेंगे तो x टू द पावर 1/2, 1 माइनस x टू द पावर 1/3, ऐसा लिखेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे यदि आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पे चेक करते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो देखिए ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू जब 0 रखूंगा तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, क्योंकि 0 से लेके a तक का फंक्शन वाला होगा ये। लेकिन यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि a जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा x इज इक्वल टू 0 वाले पोजीशन पे ये जो होगा वो प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा, किसकी अपेक्षा, 0 पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन हो जाएगा और ये अनडिफाइंड रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख सकता हूँ लेकिन इसमें नहीं रखूंगा क्योंकि a जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो a जो है 0 से बड़ा है तो उस केस में x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन रहेगा और ये अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड वाले को हमको क्या करनी है, निकालनी है कि इस वाले पर इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब इसको बस चेक करनी पड़ेगी x इज इक्वल टू 0 पर, इसको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगा, मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्जेंट है और ये नहीं है, मतलब इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके चेक करने के लिए हम लिखेंगे कि f ऑफ x, पूरे वैल्यू को आप फाई ऑफ x मानेंगे, पूरे वैल्यू को आप क्या मानेंगे, फाई ऑफ x मानेंगे, और आप f ऑफ x किसको मान सकते हैं, f ऑफ x मानेंगे जो 0 पे अनडिफाइंड हो, जो 0 पे अनडिफाइंड हो, मतलब आप लिखेंगे x का पावर में ये 1 अपॉन x टू द पावर 1/2, इसको आप f ऑफ x मानेंगे। अब इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम लिखेंगे f ऑफ x अपॉन फाई ऑफ x करते हैं और लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट निकालते हैं और ये फाइनाइट मिल जाता है, तो उस केस में यदि हम लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट रखते हैं, यहाँ पे लिमिट जो होगा वो इनफाइनाइट होती है, तो ये लिमिट निकालते हैं और फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा यहाँ पे कन्वर्जेंट है, मतलब इसके पावर को चेक करते हैं कि इसकी पावर क्या है, n से छोटा है तो n से छोटा होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, n से बड़ा होगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ऐसे चेक करेंगे। तो पहले तो हम इसकी फाइनाइट लिमिट आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करने वाले हैं, तो पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, बचेगा कौन, ये वैल्यू, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे इनफाइनाइट न लिख के 0 लिखना है, इनफाइनाइट न लिख के 0 लिखेंगे, लिमिट 0 और 1 अपॉन 1 माइनस x पावर में 1/3, 0 पे चेक करनी होगी, इसका वैल्यू जो होगा फाई ऑफ x अपॉन f ऑफ x की वैल्यू जो है 0 पे हम चेक करेंगे तो हमें फाइनाइट मिलना चाहिए, 0 पे चेक करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 लिखाएगा और पावर में 1/3, दैट इज 1 अपॉन 1 और ये 1, दैट इज ये क्या मिलेगा हमको
फाइनाइट वैल्यू लिया। अब यदि ये फाइनाइट है तो हम एफ ऑफ एक्स वाले में जाएंगे और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि 0 से a वाले में हम टच करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 से लेके a और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 और यहाँ n जो है वो लेस देन है कहाँ एक से छोटा है, इसलिए ये कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये कन्वर्जेंट है और ऐसा लिमिट निकालने का मतलब होगा कि फाई ऑफ एक्स भी इसी पे डिपेंडेंट है ना। तो एफ ऑफ एक्स यदि कन्वर्जेंट है तो फाई ऑफ एक्स मतलब 0 to a फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कहां से, तुलना परीक्षण से, ये भी तुलना ही परीक्षण है तो यहां से भी आप क्या बोलेंगे, तुलना परीक्षण से यह भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब ये पता चल गया कि x = 0 पे ये कन्वर्जेंट है ना, और ये तो पहले से था क्योंकि x = 0 पे तो ये डिफाइन ही है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकता इसलिए डिफाइन है ना। तो x = 0 पे ये कन्वर्जेंट है ही और ये भी कन्वर्जेंट बन गया, तो उस केस में x = 0 पर ये पूरे इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हो गया। तो x = 0 पर पूरा i जो है वो क्या हो जाता है, अभिसारी हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे x = 1 पे, सेम तरीके से चेक करने वाले हैं, बस x = 1 के लिए यहाँ पे जो f ऑफ x होगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो क्या होगा चेक करते हैं। देखिए f ऑफ x की जगह में हम अब चेक करने के लिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला देखेंगे। देखिए x के यदि आप क्या करते हैं, f ऑफ x चुनते हैं और f ऑफ x जो होगा वो आप लिखते हैं कि 1/1 - x टू द पावर में 1/3 ऐसे लिखते हैं। f ऑफ x इस तरीके से यदि चुनते हैं, कहाँ पे, x = 1 पे, है ना, क्योंकि 1 पे ये अनडिफाइंड होगा इसलिए हम इसको f ऑफ x चुनेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखनी है, आपको 0 लिखनी है और सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल 1/x टेंड्स टू 0 1/x टू द पावर में 1/2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अब लिमिट में क्या करना पड़ेगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लिमिट है वो हम x टेंड्स टू 1 लिखे हैं यहाँ पे, तो हमको लिमिट जो होगी 1 लिखना पड़ेगा। जब हम x टेंड्स टू 0 पे चेक करेंगे तो 0 लिमिट लिखेंगे, 1 पे चेक करेंगे तो 1 लिमिट लिखेंगे और उस हिसाब से ये इसका आंसर आएगा 1/1 दैट इज 1 और 1 इज फाइनाइट वैल्यू और फाइनाइट है तो फिर हम f ऑफ x पे जाएंगे। तो f ऑफ x वाले पे टच करेंगे, अब क्या आता है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x का जो मान होगा वो लिखाएगा यहाँ पे a से लेके 1 तक का और dx लिखोगे आप, है ना, और f ऑफ x की जगह में 1 - x टू द पावर 1/3 लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसके लिए एक हमें डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करनी है और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है कि यदि आपके पास a से लेके b तक का लिमिट हो, dx हो और b - x लिखा गया हो और उसके पावर में n हो, तो भी आपका क्या रहता है, वही फॉर्मूला लगता है कि n लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होता है और n ग्रेटर देन आर इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, b - x होगा तो, और यदि यही ऐसा कुछ हो a to b dx x का माइनस a हो और पावर में n हो, तो उस केस में भी n - 1 पे ये कन्वर्जेंट होगा, n ग्रेटर देन 1 पे ये डाइवर्जेंट होगा। तो दोनों केस के हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे b के जगह क्या है, 1 है, तो 1 - x है और यहाँ n के जगह में ध्यान दीजिए तो n = 1/3 है और दिस इज लेस देन 1 और दिस इज द कन्वर्जेंट। ठीक है, इस डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और इसी को तो चेक करनी थी हमको, x = 1 पे यही इसी को चेक करनी है, ये तो 1 पे कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है भाई, क्योंकि 0 से लेके 1 पे डिफाइन है, 0 से लेके a पे डिफाइन है और a इज लेस देन 1 क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है ना, तो 1 तो मैं यहाँ रख ही नहीं सकता, तो ये कन्वर्जेंट पहले से है और इसकी चेक करनी थी हमको, तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो x = 1 पे ये भी कन्वर्जेंट हो गया और ये भी कन्वर्जेंट हो गया, तो
इस तरीके से पूरा इंटीग्रल जो होगा x इज इक्वल टू 1 पे i जो है वो क्या हो जाता है, अभिसारी हो जाता है या कन्वर्जेंट हो जाता है। अब कन्वर्जेंट होता है इसका मतलब क्या हुआ, पूरा इंटीग्रल जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू 1 पर भी दोनों ही जगह कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल ही कन्वर्जेंट है।